हेलो दोस्तों, आज है 15 फरवरी। तो 15 फरवरी के न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला जो हम कल के एमसीक्यू के माध्यम से कल का रिवीजन करेंगे, पहला है लंपी डिसीज़ के बारे में। तो लंपी डिसीज़ का हमने देखा था कल कि एक वैक्सीन की खोज हुई है, तो उसका आपको नाम बताना है। दूसरा है कि जो एक जीवाश्म खोजा गया था जुरैसिक युग का, ब्रह्मीनोरनिस्कर में, मतलब जो इसका नाम हुआ करता था, वो किस देश में खोजा गया था। अगला है हरियाणा को लेकर। हरियाणा सरकार ने हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान जो चलाया था वो किससे संबंधित है? मृदा से, जैविक कृषि से, जल से, कीट से। मणिपुर में जो लगाया गया है राष्ट्रपति शासन, वो कब से है, तो आपको डेट बतानी है। उसके बाद पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य का है? तो पहले तो यही पता कर लेना है कि सब साउथ के राज्य हैं, तो इनमें से कौन सा राज्य है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग चलाया जा रहा है। हमने कल देखा था कि उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तो इसके लिए महाभियोग चलाया जा रहा है। तो उसे हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के अंतर्गत है, तो ये आपको बताना है किस अधिनियम के अंतर्गत है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। इसके बाद एक देश एक पंचांग सम्मेलन हो रहा था, वो किस शहर में आयोजित होगा, तो उज्जैन में हुआ है, प्रयागराज में, नासिक या वाराणसी में। इसके बाद मिसाइल का देखा था हमने कि अपने भारत की एक मिसाइल थी, पहले ब्रह्मोस हुआ करती थी, अब एक मिसाइल थी वो फिलीपींस को भेजी जा रही है। तो ब्रह्मोस तो खैर नहीं है ऑप्शन में, मतलब ब्रह्मोस तो बता ही दिया, पहले समझौता हुआ था। इन तीन में से आपको बताना है कि फिलीपींस को हम कौन सी मिसाइल भेज रहे हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है आज का कि इंडिया एनर्जी वीक बीपीसीएल ने किस देश के साथ तेल के लिए समझौता किया है, किस देश के साथ तेल के लिए समझौता किया है, तो ये आपको बताना है एनर्जी वीक। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो अलग से होंगे, तो उनमें क्या करना है, हमें उन्हें देख लेना है। उसके बाद है वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच जो है, अब ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है, वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच खेला जाएगा किसके बीच में, बाकी ये आपको देखने हैं। अब आज का जो करंट अफेयर्स देखें तो वो है सबसे पहला आदि महोत्सव 2025 को लेकर। तो होता क्या है कि जनजाति सांस्कृतिक उत्सव एक मनाया जाता है, तभी तो है आदि, आदि मतलब पुराना, तो पहले का तो आदि महोत्सव है, तो इसमें पुराने जो रीति रिवाज हमारा कल्चर है उसको लेकर ये मनाया जाता है। कहाँ हो रहा है स्थान, तो स्थान याद रखना है, नई दिल्ली में हो रहा है। उद्घाटन किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, हमारी राष्ट्रपति। उद्देश्य क्या है, वही हमारे जनजाति समुदायों के उद्यम, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन, इन सबको बढ़ावा देना है। तो विशेष अतिथि इसके हैं दुर्गा दास उइके, जो जनजाति कार्य मंत्री हैं। मेन जो है वो ये होगा आदि महोत्सव कब और कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये हमने देखा। उसके बाद है इसरो और आईआईटी मद्रास का स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप बना रहे। अब सेमीकंडक्टर के लिए हम वैसे निर्भर हैं, लगभग पूरे दुनिया में तो ताइवान ही सब जगह बेचता है, पर हमारे संबंध जो हैं वो चाइना से तो अच्छे हैं नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, ताइवान का सपोर्ट लेके और सेमीकंडक्टर के प्लांट वगैरह लगा ही रहे थे भारत में। अब क्या हुआ है, इसरो और आईआईटी मद्रास ने भी अपना कहा है कि हम स्वदेशी चिप को निर्मित करेंगे। तो ये है जो स्वदेशी चिप का जो नाम है वो याद रखना है, इंडिजेनुअस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, क्योंकि इसरो द्वारा बनाया जा रहा है तो स्पेस वगैरह में भी यूज़ होगा, जो सैटेलाइट वगैरह है। तो ये तो मेन है कि किसके बीच में बनाया जा रहा है, अंतरिक्ष वाले जो होंगे उद्योग, मतलब जो प्रयोग होंगे उनमें इस सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जा सकता है। तिरुवनंतपुरम जो संस्था है उसका उपयोग हुआ है यहाँ बनाने के लिए, जो इसरो की एक संस्था है ना तिरुवनंतपुरम में, तो ये है। उसके बाद है जो आइरिस चिप है, जो ये वाली चिप, इसमें बाकी दिया है 64 बिट का प्रोसेसर वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है कि इसरो बना रहा है इसे। इसके बाद है आरबीआई का क्या हुआ है, आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो होती है कोऑपरेटिव बैंक, तो इन बैंकों पर रोक लगा दी है 6 महीने के लेन देन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कारण क्या है, कारण हमेशा वही होता है एनपीए वाला, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, मतलब कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो लगातार बढ़ता घाटा और वित्तीय अनियमितता को देखते हुए आरबीआई ने न्यू कोऑपरेटिव बैंक है जो न्यू इंडिया, उस पर रोक लगा दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके बैंक के बारे में देखें तो बैंक की स्थापना 1968 में हुई थी। उसके बाद है, बस इतना ही याद रख सकते हैं कब हुई थी। इसके बाद है जर्मन वॉच का क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की स्थिति बतानी है। तो क्लाइमेट रिस्क मतलब ऐसे देश बताए जाते हैं जर्मन वॉच के द्वारा जिन देशों में रिस्क कैसा है, ज़्यादा है।
अब भारत में तो है ही है, भारत में पूरा भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, सब जगह पे बाढ़, आपदा, सूखा, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम छठे नंबर पे हैं दुनिया में। 1993 से 2023 मतलब पिछले 30 वर्षों में हमारा स्थान छठा रहा है, सबसे ज़्यादा आपदा आई हैं। तो ये इससे कई सारे घाटे हुए हैं, तो ये याद रखना। जैसे चक्रवात वगैरह के बताए गए। मेन है कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की पिछले 30 सालों की जो रैंकिंग निकल के आई है वो छठी रैंकिंग निकली है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में देखें, ये क्या देखता है, तो सबसे घातक घटनाएं जैसे कौन सी होती हैं, जैसे तूफान आ जाता है, हीट वेव आ जाता है, बाढ़, सूखा, जो वाइल्ड फायर है आजकल हम कैलिफोर्निया वाले एरिया में देखते ही हैं। उसके सबसे प्रभावित देशों में कौन से हैं, 2022 में पाकिस्तान हुआ, बेलीज हुआ, इटली है, ये सारे देश जो प्रभावित ज़्यादा हैं। तो ये है। उसके बाद है यूपी में 1000 करोड़, याद रख सकते हैं, लगभग 1000 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। तो वही है, इसमें मुख्य परियोजना में एक मुंशी पुलिया और खुर्शीद नगर एक फ्लाईओवर की बात की गई है। और जो कानपुर लखनऊ जो है मोटरवे स्वचालित जो है इंटेलिजेंट कस्टम सिस्टम, तो एक लखनऊ कानपुर वाला एरिया है, वहाँ पे स्वचालित एक सिस्टम चलाया जाएगा। तो ये है लखनऊ को एयरो सिटी और AI सिटी के रूप में विकसित करने की योजना। अब सबसे मेन क्या होगा, यही डाटा कि किस सिटी को, ऐसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में किस सिटी को एयरो सिटी और AI सिटी के रूप में विकसित करने की योजना। अब जैसे इसमें नोएडा देखेगा वो सही लगेगा, क्योंकि AI वगैरह के लिए, जो इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए नोएडा जाना जाता है, पर कौन सा लगाना है, AI सिटी लखनऊ लगाना है। उसके बाद है NTPC को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। तो NTPC जो हमारा बिजली बनाने वाला संस्थान है, उसे क्या मिला है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। सस्टेनेबिलिटी मतलब सतत रूप से ये काम करने के लिए तो इन्हें मिला है, तो ये याद रखना है। आयोजनकर्ता किसने दिया है ये फॉरवर्ड फास्टर वाला, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा। तो आयोजन जिन्होंने किया था वो था UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा दिया गया है। NTPC की अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है, और भारत की कुल बिजली का सोचो 25% केवल NTPC से ही होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है NTPC। अब NTPC को अगर ये दिया गया है सस्टेनेबल, तो कुछ वजह से दिया गया होगा, क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अभी इनकी क्षमता देखो मतलब 9.6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा है, और आगे ये नवीकरणीय रिन्यूएबल 2032 तक 60 गीगावाट करनी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब ऐसा एनर्जी जो प्रदूषण नहीं फैलाती, उसे बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद IIT कानपुर की सोलर डिहाइड्रेशन तकनीक की बात चली है। तो IIT कौन सा, कानपुर की सोलर डिहाइड्रेशन, तो IIT कानपुर में चला है। तो ये याद रखना, उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना, फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम करना। क्यों, क्योंकि फसल होती है वो मौसम के अनुसार ख़राब हो जाती है, तो उसे क्या कर देना, सोलर डिहाइड्रेशन मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करके उसे पानी वगैरह जो नमी वगैरह होती है उससे ही तो सड़ते, उन्हें सुखा दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें सुखाने की प्रक्रिया, पर किससे, ऐसे नहीं, सौर ऊर्जा के माध्यम से सुखाया जाएगा, तो उन्हें डिहाइड्रेट कर दिया जाएगा, उससे उनकी सड़न गलन जो है वो सब्जियों की कम हो जाएगी। तो IIT कानपुर ने ऐसा काम किया है। इसके बाद देखें तकनीक के लाभ क्या होंगे, लाभ अच्छे ही होंगे। जैसे आर्थिक लाभ किसानों को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनकी फसल खराब नहीं होगी, संग्रहण क्षमता बढ़ेगी, कई दिनों तक, कई महीनों तक वो रख सकते हैं फसल को। और नाबार्ड द्वारा गांव में तकनीक का विस्तार करने की योजना है इसकी, मतलब गांव तक जाएगा। उसके बाद है काशी तमिल संगमम को लेकर, तो काशी तमिल संगमम 3.0 एकता में विविधता का उत्सव। तो जो काशी तमिल संगमम है, ये आयोजन कहाँ हो रहा है, काशी है, तो काशी कहाँ होगा, वाराणसी में। तो काशी और तमिल, तो 15 से 24 फरवरी के बीच में वाराणसी और उत्तर वाराणसी के मतलब उत्तर प्रदेश में ये आयोजित हो रहा है। तो ये याद रखना, आयोजनकर्ता कौन होगा, शिक्षा मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार का। इसके बाद अगला देखें काशी तमिल संगमम का इतिहास। तो ये जो पहली बार था 2022 में इसका आयोजन किया गया था, फिर 23 में हुआ, तब से ये चल रहा है। क्यों किया जाता है, तमिलनाडु और काशी के बीच अध्यात्म और कल्चर को क्या करना है, बढ़ावा देना। जो इनके पारंपरिक कला शिल्प व्यंजन है उनको क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो ये देखा। उसके बाद है मोदी और ट्रंप का पार्टनरशिप हुई है अभी, तो मेगा पार्टनरशिप, उस पर ये चर्चा चल रही है। तो मोदी ने मेक इंडिया ग्रेट
अगेन मीगा को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा से जोड़ने के लिए ये साझेदारी हुई। तो मीगा और मागा, तो ये पूछ लेगा क्या टर्म है, तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये मागा और मीगा टर्म है। 10 वर्ष का रक्षा का रोड मैप आएगा इसमें, मतलब 10 वर्ष के लिए हम रक्षा का सहयोग किया हमने। F-35 जो जहाज है उनको स्टील्थ जो फाइटर जेट है उन पर सहमति बनी है कि भारत क्या खरीदेगा, F-35। तो याद रखना है कौन सा हम जो फाइटर जेट है वो खरीद रहे हैं अमेरिका से, तो F-35 ये याद रखना है। उसके बाद व्यापार समझौते का लक्ष्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि 2030 तक कितना पहुंचाना है, या कब तक 500 मिलियन डॉलर है वो पहुंचाना है, तो 500 जो है वो डॉलर तक पहुंचाना है, कब तक, 2030 तक। तो ये है। उसके बाद है भारत को गेम चेंजर F-35 रहेगा ही, क्यों, क्योंकि ये लड़ाकू विमान है, संभावित खतरे जैसे पाकिस्तान और इन सबसे होते ये क्या करेगा, आवश्यक है। अब इसकी ताकत क्या है, क्योंकि ये देखो कि हाईटेक सेंसर रडार वगैरह इन सबसे लेस होता है F-35, तो और स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे, स्टील्थ मतलब टेक्नोलॉजी कौन सी होती, जैसे रडार हम देखते हैं ना, जैसे रडार ऐसे घूमता रहता है, अगर कोई विदेशी जहाज कुछ आया तो रडार में आ जाता है पकड़ में, ये नहीं आ सकता है, इस वजह से ये ज़्यादा अच्छा। स्पीड कितनी है मैक की, 1.6 मैक की इसकी स्पीड है, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद है 18 साल बाद मुनाफे में आई BSNL। तो हम जानते हैं जियो का जब से अभी प्राइस बढ़े हैं तो उसके बाद से क्या हुआ, लोग BSNL की तरफ गए हैं, तो इसके बाद 18 साल बाद मुनाफे में आई। अब मुनाफा तो नहीं पूछा जाएगा, बस ये है कि हाँ कि जो BSNL है वो मुनाफे में आ गई है पहली बार। इसके बाद है 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हुआ है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल, अब अगर फॉलो अप कर रहे हैं न्यूज़ में तो हमने देखा है राष्ट्रीय खेल वगैरह काफ़ी चर्चा बात की है हमने, उत्तराखंड में हुए थे। तो हल्द्वानी जिला जो है उत्तराखंड में ये आयोजित हुए थे। 28 जनवरी से 13 फरवरी के बीच 34 खेल खेले गए थे, और ये विवाद भी रहा था इसमें काफ़ी कि मलखम्ब और योगासन को शामिल किया गया था। तो मलखम्ब और योगासन इसमें शामिल थे, तो 34 खेल थे इसमें। सेना को जो है पादिक तालिका में शीर्ष पे कौन है, सेना, तो सेना को जो मिला 121 मिले हैं, तो ये याद रखना है आर्मी वाले जो होंगे ग्रुप उसे। उसके बाद है समाज सेवी बिमल बहुगुणा का निधन हो गया है। तो बिमल बहुगुणा जो कहाँ पे, देहरादून में इनका हुआ है। तो जो भूदान आंदोलन था ना विनोबा भावे वाला, तो उसमें ये सक्रिय रही थी, चिपको आंदोलन में भी सक्रिय रही। तो बिमल बहुगुणा का नाम याद रखना, चिपको भूदान आंदोलन और सराप आंदोलन में भी इनका योगदान रहा था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिमल बहुगुणा का निधन हो गया है, किस आंदोलन से संबंधित थी। उसके बाद है बिहार में क्या हुआ है कि महिला दिवस पर पहली बार महिला ग्राम सभा का आयोजन किया गया। तिथि होती है 8 मार्च, तो पहली बार महिलाएं ग्राम सभा की अध्यक्षता करेंगी और केवल महिलाएं ही शामिल होंगी इसमें। तो महिला दिवस पे जो 8 मार्च को अभी मनाया जाएगा अगले महीने, उसमें क्या होगा, ग्राम सभा की अध्यक्षता केवल महिलाएं करेंगी। तो ये अच्छा है, इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण होगा। तो 2006 में बिहार में महिलाओं का मतलब अभी कितना है, 50% आरक्षण होता है महिलाओं का, वहाँ पे जो आरक्षण है महिलाओं के लिए प्रधान वगैरह और इन सब स्थानीय स्तर पर चुनाव में। तो वही चीज़ है कि अब ग्राम सभा की अध्यक्षता महिलाएं करेंगी 8 मार्च को, तो ये देखा हमने। उसके बाद आज का आखिरी है कि ट्रंप के टैरिफ से अब क्या होगा, ट्रंप चूंकि टैरिफ लगा रहे, टैरिफ का मतलब होता है निर्यात आयात। अब अमेरिका कुछ आयात करेगा तो अब वो महंगा हो जाएगा, तो अमेरिका वाले लोग क्यों खरीदेंगे भारत की चीज़ को, और भारत अमेरिका के साथ प्लस में रहता है, मतलब हम अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, तो ये चीज़ है। तो भारत और अमेरिका का जो कुल व्यापार है 24-25 में वो 82 बिलियन डॉलर है। तो 82 बिलियन डॉलर है, उसमें से देख लो भारत का निर्यात ज़्यादा है, मतलब हम 52 तो निर्यात ही कर देते 23 के, और हमारा जो भारत का लाभ है मतलब अधिशेष में हम प्लस में रहते हैं 23 बिलियन डॉलर। तो हमारे लिए फ़ायदा था, पर जब ट्रंप ने अब लगाएंगे अगर टैरिफ वगैरह, तो भारत का जो निर्यात होगा वो कैसा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, इससे समस्या आएगी। तो ये हमने देखे आज 15 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।